नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, छोटे बड़े भाइयों। तो जूनियर के लिए यानी 6 से लेके 8 तक के लिए हमने गणित की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें संख्या वाला जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने अंकों के बारे में बताया था, संख्या क्या होती है उसके बारे में बताया था, संख्या कितने प्रकार की होती है ये भी बताया था। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। फिर उसके बाद में वास्तविक संख्या के 2 भाग बताए थे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के 3 भाग बताए थे। उसके बाद में सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सब हमने करा दी हैं। तो उसकी क्लास हमने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 2 क्लास हो चुके हैं। आज मेरे प्रिय साथियों तीसरी क्लास है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक करा रहा था मेरे प्रिय साथियों, वो टॉपिक हमारा चल रहा था अभाज्य संख्या। तो टॉपिक आप अभाज्य संख्या आपने डाल लिया था, फिर दोबारा इसको डाल सकते हो। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या जो टॉपिक था मेरे प्रिय छात्रों, इसको हम समझ के चलेंगे। तो अभाज्य संख्या में मैंने कुछ पॉइंट बता दिए थे, उससे आगे करा रहे हैं। वैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, 7 के फैक्टर मेरे प्रिय साथियों या तो 1 होगा या फिर इसका 7 होगा। जैसे मैंने 13 ले लिया, 13 का या तो 1 होगा और या 13 ही होगा। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल और केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो 1 या 7, उसी संख्या को, ऐसी संख्या को ही हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैंने कल आपको दोस्तों बताया था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सारे पॉइंटों को अपना दिमाग में फीड करते जाओगे। ठीक है, आपको इसलिए मैं ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ प्रिय साथियों, ये सवाल पॉइंट यहीं से बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे दोस्तों, 1 से 100 तक होगी। अगर आपसे कोई ये पूछता है बताइए 1 से 50 तक कितनी होती है, तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। मैं इस तरह से लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 50 से, बताइए 50 से 100 तक कितनी होती है? कितने से? 50 से 100 तक। तो 50 से 100 तक अगर हम देखेंगे प्यारे साथियों, तो 10 होती है। अब 1 से 100 तक टोटल हम देखें तो कुल 25 संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? कुल 25 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों होती हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताइए 1 से 10 तक कितनी होंगी, तो ये भी आपको याद कर लेना है। 1 से 10 तक जो प्राइम नंबर होती हैं वो होती हैं हमारी 4। ठीक है, अगला जो पॉइंट मैं बताऊं, अगर आपसे पूछता है 1 से 25 तक, चलिए ये इसको भी मैं बता देता हूं। 1 से 25 तक अगर आपको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 9 होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं 1 से 30 तक। ठीक है, तो प्राइम नंबर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो 1 से 30 तक मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 10 होती है। अब आपसे पूछा जाए तो बताइए 1 से 50 तक, जो मैंने बता दिया ऊपर, है ना। 1 से 75 पूछा जाए, कितना? 1 से 75, 1 से 75 तक पूछा जाए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन गया, आप आसानी से कर दोगे। 1 से 75 कितनी होती है? 21 होती है। और मेरे प्यारे साथियों और बता देता हूं, 1 से 100 तक मैंने बता दिया है और 50 से 100 तक मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे छोटी या इकलौती भी कह सकते हैं, इकलौती, सबसे छोटी कह सकते हैं इकलौती सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या प्यारे साथियों 2 होती है। 2 एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी संख्या होंगी प्यारे साथियों तो विषम अभाज्य संख्या होती है। क्लियर? तो इन चीजों को आपको याद रखना है। जितनी मैंने बताई हैं वो आपको ना तो पेपर में मिलेंगी और इनसे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। ठीक है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की तैयारी कर रही हो, सभी में आपको कहा, चाहे सीटेट का भी एग्जाम आ गया उसकी तैयारी के लिए भी आपको महत्वपूर्ण ये संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अब अभाज्य संख्या को, कुछ और अभाज्य संख्या होती है उनको पढ़ते हैं। क्या लीजिए अगला,
सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या। शायद आपने पढ़ी होंगी, बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। शॉर्ट में लिख दिए नंबर्स, ठीक है। तो चाहे आप कह सकते हो सहभाज्य संख्या, चाहे आप कह सकते हो को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसको प्यारे साथियों हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि पहला पॉइंट है हमारा कि बताइए सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होता क्या है। तो ऐसी संख्याएं या ऐसे संख्या युग्म या जोड़े जिनका HCF यानी मासापा 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप कहोगे वे संख्याएं, ऐसे भी लिख सकते हो, वे संख्याएं या संख्या युग्म क्या कह सकते हैं? संख्या युग्म, या कह सकते हैं जोड़े, ठीक है। वे संख्या युग्म या जोड़े जिनका मसप यानी HCF कितना हो? 1 हो। HCF कितना हो? 1 हो। तो उनको सह अभाज्य संख्या प्यारे साथियों कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि कौन कौन सी होती है भाई। जैसे सहभाज्य संख्या को प्यारे साथियों आपने कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2 है, 3 है, ये सहभाज्य संख्या है। जैसे 5 है, 7 है, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं। जैसे 11 है, 19 है, सहभाज्य संख्याएं। जैसे 17 है, 59 है, सहभाज्य संख्याएं। जैसे 67 है और 89 है। अब ये कैसे कह सकते हो सर? जब हम 2 और 3 का HCF लेंगे तो इसका 1 आएगा। 5 और 7 का अगर आप HCF लोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। HCF क्या होता है? जो दोनों संख्या में कोई कॉमन आ जाए। जैसे सपोज करो मैं 2 का गुणनखंड कर रहा तो 2 गुणा 1 हो गया, और मैं 3 के गुणनखंड करे तो 3 गुणा 1 आ गया। अब इन दोनों का अगर मैं HCF लेता हूं तो केवल 1 आएगा। मेरे प्यारे साथियों, दोनों में 1 ही कॉमन है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर जोड़े बनाए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इनके HCF हमेशा 1 निकलेगा। तो ऐसी संख्याओं को, लेकिन यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्या में दोनों जो संख्याओं की जो जोड़े होंगे वो दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? दोनों ही अभाज्य संख्या होंगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं के युग्म, अभाज्य संख्याओं के युग्म होंगे, अभाज्य संख्याओं के युग्म होंगे। आपको याद रखना है सहभाज्य संख्या कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से 5 ले लिया, 11 भी ले सकता हूँ। जैसे माने यहाँ 11 ले लिया, मैं 71 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़े होंगे, लेकिन दोनों का 13 और 71 का HCF अगर मैं निकालूंगा तो इसका HCF 1 ही निकलेगा। तो सहभाज्य संख्या ऐसी को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दो संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासापा कितना होगा? 1 होगा, उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला आप हेडिंग डालोगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगला हेडिंग डाल लो अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे मेरे प्यारे साथियों। अपेक्षित का मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार बनाई गई प्राइम नंबर हो। इच्छा के अनुसार, अब आप कह रहे हो सर इच्छा के अनुसार कैसे बनाई गई हो?
इच्छा के अनुसार कैसे बनाए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसे सपोज करो, पहले मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। वे संख्या युग्म, वे संख्या युग्म या जोड़े, वे संख्या युग्म या जोड़े जिनका HCF, जिनका मासापा, मासापा या HCF, HCF क्या हो, एक हो। जिनका HCF क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, एक होगा, तो उन्हीं को हम बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर अभी तो आपने सहभाज्य संख्याओं के लिए HCF एक बताया था, लेकिन एक चीज यहां पर याद रखना है कि यहां पर जो अपेक्षा के अनुसार होंगी, यानी HCF तो एक होगा लेकिन कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 16 ले लिया और यहाँ मैंने 25 ले लिया, अब 16 और 25 के बीच में HCF अगर मैं देखूं तो एक ही निकल के आएगा, क्योंकि 16 का कोई भी गुणनखंड 25 में नहीं है और 25 का कोई भी गुणनखंड 16 में नहीं है। मैं यहाँ पर 16 31 भी कह सकता हूं, मैं यहाँ 15 17 भी कह सकता हूं। एक भाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों का अगर HCF आप प्यारे साथियों लेंगे तो एक ही आएगा। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर 36 ले लिया और यहाँ पर 25 ले लिया। अब भी आप यहाँ पर देख सकते हो 36 और 25, 25 के गुणनखंड 36 में नहीं है, 36 के गुणनखंड 25 नहीं है। अगर इनका HCF लेंगे हम प्यारे साथियों तो भी 1 आएगा। यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े युग्म जो एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हो, या दोनों का गुणनखंड एक हो, या दोनों का मासापा एक हो, ये ध्यान रखना। कॉमन गुणनखंड एक हो या मासापा एक हो, उसे ही हम अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर आप प्यारे साथियों एक चीज लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो। नोट में आप कह सकते हो कि इसमें अभाज्य और भाज्य, अभाज्य और भाज्य दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। आपको यह ध्यान रखना है मेरे प्रिय शिक्षक साथियों कि इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों ही संख्याएं आ जाएगी। क्लियर? चलिए अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं प्यारे साथियों। इतना तो आपको कोई नहीं बताने वाला है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए अब हेडिंग डाल सकते हैं प्यारे शिक्षक साथियों। हमने हेडिंग डाला ट्विन अभाज्य संख्या है या जुड़वा अभाज्य संख्या है। हम ये कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या है, या इनको बोलते हैं ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। मैं आपका छोटा भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरे प्रिय शिक्षक साथियों कि आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, ठीक है? अगला इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये ट्विन अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो आपके सामने बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके मध्य, इनमें केवल अभाज्य संख्याओं, ध्यान रखना, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े या युग्म, या युग्म जिनका अंतर, जिनका अंतर 2 हो, जिनके बीच में अंतर कितना होगा, 2 होगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जैसे जैसे समझेंगे जो आप आसानी से कर पाओगे, जैसे 5 और 7 इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। जैसे 11 और 13 इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है। और आप कह सकते हो 17 19 दोनों ही अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे आप कह सकते हो 29 और 31, ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होगा उसी को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
क्लियर? यानी इसको हिंदी में ट्विन अभाज्य संख्याएं भी कह सकता है या इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर भी कह सकता है। ठीक है, तो मेरे शिक्षक साथियों, मुझे लग रहा है कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे समझेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अगला हेडिंग आप डाल सकते हो, अगला आप हेडिंग डालें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहेंगे या मेरे प्रिय साथियों इनको यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या या मेरे प्रिय साथियों इनको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या भी कहते हैं इनको। मेरे प्यारे साथियों अगर इंग्लिश की बात करें तो इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आजकल देखा होगा विद्यालय भी कंपोजिट हो गए हैं जुड़ने के बाद में, इसी तरह से इनको भी कंपोजिट नंबर कहा गया है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करते हैं मेरे प्रिय शिक्षक साथियों। क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, या कह सकते हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी हों, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों। वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हों, अन्य गुणनखंड हों, या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हों, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन संख्या को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पहली अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। पहली भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद में जैसे 6 है, उसके बाद में जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24, ऐसी संख्या है। अब कह रहे हो सर इसमें तो विषम संख्या भी आ रही है। बिल्कुल, तो मैं आपको सबसे पहले 6 का एक एग्जाम्पल देता हूं। 6 को 1 से भी विभाजित कर सकते हैं और 6 से यानी स्वयं से। अब इसके अलावा इसको 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और इसको 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। यानी इसके कितने गुणन, इन दोनों के अलावा इनके एक्स्ट्रा गुणनखंड हो गए, अलग और भी गुणनखंड हो गए, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पर 15 ले रहा हूं, तो 15 को देखोगे ये 1 से भी विभाजित हो रही है, ये 15 से भी हो रही है, यानी 1 और स्वयं से हो रही है। इसके अलावा ये 3 से भी हो रही है और ये 5 से भी हो रही है। यानी 1 और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट को समझेंगे मेरे प्रिय साथियों। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या होती है। 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 तक 25 तो अभाज्य संख्या होती हैं और 74 ये हो गई। अब 99 हो गई, तो बची कितनी? 1। तो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको बता दिया 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या होती हैं। दूसरा, अब अगर मैं आपसे पूछूं
कि बताइए 1 से 10 तक कितनी है। 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक भाज्य संख्या है। 1 से 10 तक भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तब बता रहा हूं, वैसे तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें भी पूछ सकता है। 1 से 20 तक कितनी होंगी? 1 से 20 तक भाज्य संख्या प्यारे साथियों होंगी 11। अगर आपसे पूछता है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथी होगी 19। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 50 तक, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। 1 से 50 तक भाज्य संख्या होती है 34। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 75 तक, तो 1 से 75 तक भाज्य संख्या प्रिय साथी होती है 53। मोटी मोटी आप याद कर सकते हो। और 1 से 100 तक मैंने अभी आपको बताई थी कि 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 100 तक प्रिय साथियों 74। तो ये संख्या आपने पता कर ली कि 1 से, है ना, क्लियर हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हैं उनको देखिए। जैसे इसमें क्या कहा गया है, पहला पॉइंट समझते हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, 4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, 4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है। पूर्ण वर्ग भाज्य सम संख्या है। पूर्ण वर्ग भाज्य सम संख्या है, इसमें ये भी जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ। और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो दूसरी सबसे छोटी 9 है। दूसरी सबसे छोटी दूसरी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है। यानी दूसरे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आगे समझते हैं। आगे आप हेडिंग डालोगे तो बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करा के चलेंगे। अगर आपने हमारी क्लास ले ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग डालते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया। देखिए लोग देखते बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। अब एक नई संख्या का नाम बताता हूं प्रिय साथियों, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या, मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी संख्या कराऊंगा, ऐसे पॉइंट सिखाऊंगा कि आपने ना तो कभी पढ़े होंगे और ना किसी किताबों में, बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पूर्णकालिक संख्या क्या होती है, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो आप उसको निश्चित ही आराम से समझ पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एग्जाम्पल समझिए, कितना प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आता है। जैसे दोस्तों मैंने 6 के गुणनखंड करे, किसके? 6 के गुणनखंड। 6 के जैसे गुणनखंड करूंगा तो आप कहोगे कि 1 हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों अगर मैं 28 के गुणनखंड करता हूं, 28 की गुणनखंड, अब मैंने 28 के गुणनखंड करी तो मैं कहूंगा 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 14 से विभाजित हो रही है, वो 28 से भी हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें इसको कैसे समझना है? जो संख्या है उस गुणनखंड को हटा देंगे हम। जैसे 28 के गुणनखंड ने, उसको भी मैंने हटा दिया। बाकी शेष को अगर मैं जोड़ूं
जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ने कर पड़ने पर वही 6 संख्या आ जाएगी। यानी स्वयं को छोड़कर पुनः जोड़ने पर पुनः वही संख्या आ जाए। जैसे मैं 1 को यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 7 को जोड़ा और 14 को जोड़ा तो भी 28 आ रही है। देख सकते हो 1 2 3 और 4 7 7 14 14 28 कितना आ रहा? 28 आ रहा है। तो अब ये परिभाषा कैसे पता चलेगी? तो मैं ये कह सकता हूं वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो, वे संख्या याद कर लेना मेरे प्रिय साथियों। वे संख्याएं बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, जिनके गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में लिख सकते हो स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इसके गुणनखंड करे और स्वयं को छोड़ दिया मैंने और बाकी जो गुणनखंड को जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे इसको अब ऐसी और कौन कौन सी संख्या है तो आप याद कर सकते हो। एक है बेटा 496 तीसरी संख्या, ये दूसरी है, एक ये है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, और एक है 8128 और अगली पांचवी संख्या है मेरे प्यारे साथियों 33550। इन संख्याओं में से कोई भी संख्या मिले तो आप डायरेक्ट टिक करके बता सकते हो कि ये कौन सी इनमें से एक संख्या दे देगा इन पांचों संख्या में से कि पूर्णकालिक संख्या बताओ तो आप इसको बता सकते हो। क्लियर? वैसे 628 और 496 में से कोई न कोई एक मिल जाएगी, आपको दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया पॉइंट सीखोगे दोस्तों। अगला पॉइंट समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप ये मन समझना सर हम एक्स्ट्रा ये जो करा रहे हैं क्या इससे हो जाएगा? अरे बेटा सब कुछ सीख जाओगे आप लोग, है ना, क्योंकि ये गणित का पेपर है, ये नहीं तो अगला पास होगा, लेकिन सीखना जरूरी है। अब मेरे प्यारे साथियों सीखेंगे हम चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या क्या होती है? जिसे साइक्लिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर। ठीक है, साइक्लिक नंबर बोलेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। क्या आपने कभी सुनी है? नहीं सुनी। तो इसका भी सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं। क्या बताता हूं? एग्जाम्पल अगर आप समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेशन में, परिभाषा में, क्योंकि एग्जाम्पल ही सब कुछ है। इसकी केवल इकलौती एक संख्या है 14 28 57। ठीक है, 14 28 57 ये एक ऐसी संख्या मेरे प्रिय साथियों कि इसमें 1 से 6 तक गुणा करने पर ये अंक अदल बदल जाएंगे। इन अंकों के अलावा उसमें और कोई अंक नहीं आएगा। जैसे मैं 1 का गुणा करता हूं इसमें तो यही आ जाएगा। अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो आप गुणा करके देखें, 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। आप देख लीजिए अंक वही है, 2 8 5 7 4 1, 2 8 5 7 4 1 है कि नहीं? जैसे अगर मैं इसका गुणा करता हूं 3 का गुणा करता हूं इसी नंबर में तो भी यही अंक बदल जाएंगे, लेकिन कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे 7 3 21 हासिल 2, 7 5 3 15 2 17 हासिल 1, 8 3 24 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 है ना, और 3 चौके 12 हासिल 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 4। अभी भी देख लो अंक नहीं बदले। जैसे अगर और आप करना चाहो, एक और बता देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैंने इसमें 5 का गुणा कर दिया, 5 का गुणा किया तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 55 25 और 3 28 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 55 25 और 3 28 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 हासिल 4, 5 10 4 14 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। अभी भी देख लो 7 1 4
यहाँ पर देख सकते हो 28 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 होगा, 57 हो जाएगा, है ना, वही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कह सकता हूं वह संख्या जिसमें 1 से 6 अंकों तक, 1 से 6 अंक तक गुणा करने पर वही अंक रिपीट कह लो या दोहराएं, रिपीट हो, वही अंक रिपीट हो, चक्रीय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? चक्रीय संख्या। रिपीट हो, चक्रीय संख्या कहलाती है, चक्रीय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नया पॉइंट आप हेडिंग डालोगे मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आपको बहुत बेहतरीन आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। चलिए अब एक लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रीट में आया हुआ है। रामानुज या रामानुजम भी कहते हैं, रामानुजम संख्या या रामानुज संख्या। रामानुजम संख्या कौन सी होती है? ठीक है, रामानुज नामक के एक इंडियन गणितज्ञ थे, उनके नाम पर यह संख्या बनी। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। पहले परिभाषा लिखेंगे तो आप कह सकते हैं वह संख्या जो दो अलग अलग नंबरों की, दो अलग अलग नंबरों के घनों के योग से प्राप्त हो, रामानुज संख्या कहलाती है। रामानुजम संख्या कहलाती है। ये रामानुजम संख्या, उनकी जो नंबर प्लेट थी उसी संख्या को उन्होंने गणितज्ञ ने बनाया था। कैसे? जैसे उसकी संख्या का नंबर था 1729। अब जब एक दूसरे विदेशी गणितज्ञ ने इनसे पूछा कि ये नंबर अजीब सा आपने कैसे लिखा है, तो तुरंत उनके दिमाग में पॉइंट आया कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खास है। कैसे? कि दो अलग अलग नंबर ले ली मैंने, एक ले लिया 10, एक 9, इसका क्यूब करूं और इनको जोड़ेंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसका क्यूब हमारा 1000 हो जाएगा और इसका 729, तो कितनी हो जाएगी? 1729 मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे प्रिय साथियों, इसका अगर मैं करता हूं 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है और 1 का क्यूब 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1729। यानी इन दो नंबर से क्यूब करने पर भी योगफल से ये आया और इन दो अलग नंबर के योगफल से भी ये आया, घनों के योग से ये आया। तो ऐसी संख्या को हम रामानुजम संख्या कहते हैं। तो ऐसी कई संख्या दोस्तों हैं जो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। जैसे 4104 है, अगली संख्या है 13, 8, 32, अगली संख्या है दोस्तों 91। लेकिन ये नेगेटिव नंबर भी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 1 ये 4 नंबरों को आप याद कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ये कौन सी संख्या है? रामानुजम संख्या है। क्लियर? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, कोई परेशानी है आपको? नहीं है ना? हेडिंग डाल सकते हो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। अगली हेडिंग डाल लीजिए क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्रमागत संख्याएं क्या होती है? क्रमागत संख्या इसको समझ लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा समझते हैं। क्रम से आने वाली
क्रम से आने वाली पूर्णांक क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती हैं। क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्या कहलाते हैं, या क्रमागत संख्या कहलाती हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मेरे प्रिय साथियों देखेंगे, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, बस ये क्रम से आनी चाहिए। जैसे मैंने ले लिए 11 से स्टार्ट कर, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सारी संख्या हमारी क्रमागत संख्या है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ। जैसे क्रमागत संख्याओं को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। क्रमागत संख्या, इसको क्रमागत पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्रमागत संख्या भी कह सकते हैं। इसको प्यारे साथियों दो भागों में डिवाइड किया है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में आएंगे मेरे प्यारे साथियों धनात्मक क्रमागत पूर्णांक या धनात्मक क्रमांक संख्या। दूसरी आएंगी ऋणात्मक क्रमागत संख्या। ठीक है। अब धनात्मक में कौन सी आ जाएंगी? धनात्मक जैसे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, ये सभी। ठीक है। और ऋणात्मक है जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, ये। क्लियर? तो अब ये जो क्रमांक संख्या धनात्मक हो गई और ऋणात्मक हो गई। अब धनात्मक को अलग डिफाइन करेंगे और ऋणात्मक को अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है? क्लियर? तो इन दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज यहां पर समझ लेते हैं कि जब मान लो क्रमागत संख्या जो होती हैं उनको जैसे नहीं पता होता है, तो मानने के लिए x, x+1, x+2, x+3 डेट इसी प्रकार हम मान सकते हैं क्रमागत संख्याओं के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक क्रमांक संख्या और ऋणात्मक क्रमांक संख्या। इनको अब यहां पर मैं आगे नए पेज पर समझाता हूं। आगे देखिए, जैसे मैंने क्रमांक संख्या को डिवाइड किया तो जिसमें दो प्रकार की होंगी। जैसे मैंने अभी एक x लिया, इधर x+1 लिया, इधर x+2 लिया, इधर x+3 लिया, ये इधर बढ़ रही है, ये तो धनात्मक हो गई। इधर मैं कह सकता हूं x-1, x-2, x-3, x-4, ये इधर बढ़ सकती है। तो यहां पर दोनों ले सकता हूं, धनात्मक ऋणात्मक, है ना, या इधर ले सकता हूं या इधर ले सकता हूं। यानी क्रमांक संख्या दो प्रकार की होंगी, एक होंगी धनात्मक, दूसरी होंगी ऋणात्मक। बात समझ में आ रही? तो क्रमांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक। अब पहले हम समझते हैं धनात्मक को। क्या समझते हैं? धनात्मक क्रमागत संख्या। धनात्मक क्रमागत संख्या को प्यारे साथियों दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो होगी सम धनात्मक क्रमागत संख्या, सम धनात्मक क्रमागत संख्या है, और एक मेरे प्यारे साथी होंगे विषम धनात्मक क्रमागत संख्या। क्लियर? अब ये कौन सी आएंगी? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10 डेड इनफाइनाइट। इधर कौन सी आएंगी? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डेड। आई बात समझ में? यानी सम धनात्मक क्रमांक संख्या, विषम धनात्मक संख्या, ये धनात्मक क्रमांक संख्या को ही प्रकार है। इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ऋणात्मक क्रमागत संख्याओं को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो देख लीजिए। नंबर 1 कह सकते हैं सम ऋणात्मक क्रमागत संख्या, सम ऋणात्मक क्रमागत संख्या है, और विषम ऋणात्मक
क्रमागत संख्या। मैं साथ साथ अगर समझ में नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूं। सम में जैसे ऋणात्मक सम की बात करें तो -2, -4, -6, -8 डेट डेट इनफाइनाइट तक। इसी तरह से -1, -3, -5, -5, -9, -7, ये संख्या हमारी क्या होंगी? सम और विषम ऋणात्मक क्रमांक संख्या। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे तो वो धनात्मक हो, चाहे तो वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों के लिए क्रमागत संख्याएं पता करने के लिए x, x+2, x+4, x+6, x+8, ठीक है, डैश 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 इनको ले सकते हैं। ये ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक सम और विषम सम में काम करेगी। ये तो धनात्मक के लिए, लेकिन सम और विषम के लिए काम करेगी। अगर आप नेगेटिव रखते जाओगे तो नेगेटिव से मिल जाएगी, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बहुत सारी क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, चाहे वो पाइप एंड टंकी हो, टाइम एंड वर्क हो, या टाइम एंड डिस्टेंस हो, समय और दूरी का सवाल हो, चाहे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हो, चाहे परसेंटेज के सवाल हो, चाहे लाभ हानि के सवाल हो, चाहे डिस्काउंट छूट बट्टा के सवाल हो, चाहे दोस्तों संख्या पद्धति, कई बार मैंने उसको करा दिया है, चाहे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के सवाल हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे, है ना। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे सवाल आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सारी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मेरे प्रिय साथियों, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।